ओके, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो क्या लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। और मैंने कहा एक फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको 4 केस बताए थे। एक, जब वो पैरेलल रखा हो, परपेंडिकुलर रखा हो, थीटा एंगल पे हो और उसका पाथवे कैसा होगा। तो हमने जब 4th केस देखा तो हमें पता चला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथवे पे मोशन करता है। तो उस सर्कुलर पाथवे की रेडियस, उसका टाइम पीरियड, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कहानी चल रही थी उसी के अंदर केस 5, बोलो क्लियर? ओके, मतलब केस 4 हम इससे पहले देख चुके हैं। और केस 5 क्या होगा मेरा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथवे। क्लियर? ओके, सर्कुलर मैंने कहा पाथवे यानी वर्ताकार पथ की त्रिज्या। क्लियर? यानी मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, इधर ध्यान दो कि अगर एक यूनिफॉर्म, मैंने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो उसका पाथवे कैसा होगा? सर्कुलर। ओके, और सर्कुलर पाथवे होगा तो उसकी रेडियस भी होगी। क्लियर? और रेडियस हमें निकालनी है। अब फिजिक्स क्या कहता है, ध्यान से समझो कि कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या हो? 0 हो। बोलो क्लियर? या मैं आपसे कहूं कि वहां पर जब भी सर्कुलर करेगा एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा और वो फोर्स उसके फील्ड फोर्स से बराबर हो जाए। एक ही बात है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पर फील्ड फोर्स कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ एफ सी क्या है? आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? ओके, मैंने कहा अभी केंद्रीय बल, कोई भी पार्टिकल चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर सर्कुलर पाथवे पे मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूर लगता है। और वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथवे पे मोशन तभी कर सकता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स फील्ड फोर्स के बराबर हो जाए। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये तो हमेशा फिक्स है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम उस पार्टिकल का मास, बोलो वी वेलोसिटी और आर रेडियस। क्लियर? अब मैंने कहा कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूवेबल है, तो बताओ ये एफ एम का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? चुंबकीय बल। क्लियर? ओके, बताओ 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 बताओ, जब आप परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा, बोलो आपका, तो क्या होएगा? क्यू वी बी। तो मेरे पास ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल, कर दूं दोनों को बराबर, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? रेडियस निकालना। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पर क्यू वी बी, एक वी से वी कट हो गया, तो बताओ बताओ आर क्या आ गया? आप कहोगे एम वी अपॉन क्यू बी। बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा गया है कि सर्कुलर पाथवे पर मोशन करने वाले चार्ज पार्टिकल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। अब देखो, ये मैंने रेडियस निकाल तो लिया, बोलो क्लियर? अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बना रहा हूं। कैसे? मैंने कहा आर इजिकल टू क्या लिखा? एम वी अपॉन क्यू बी। मुझे पता है पी बराबर क्या होता है? एम वी। पी बोले तो मोमेंटम, संवेग। तो बताओ आर इजिकल टू पी अपॉन क्यू बी, ये भी एक फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अच्छा, मैंने कहा मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे फिजिक्स कहता है, मैथ्स कहता है, ऐसा करो कोई रोक नहीं सकता, कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने देखा ये क्या हो गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को एम वी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको मैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर? तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी
पी स्क्वायर अपॉन 2m आया है, तो बोलो मोमेंटम क्या हो जाएगा 2m के ई। तो इसका मतलब हुआ, फिर मुझे तीसरा फॉर्मूला दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? R बराबर P की जगह क्या लिख दू? P की जगह क्या लिख दू? 2 मैंने कहा m के ई अपॉन 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 क्या लिखूं? ये मैंने फॉर्मूला बनाया, मेन बेसिक फॉर्मूला, बाकी तो उसके रूप बना रहा हूं। क्लियर? ओके, क्या लिख दूं? बोलो 2m के ई अपॉन क्यू बी। बोलो क्लियर? अच्छा, मैंने कहा आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसे काइनेटिक एनर्जी देनी है, उसे एसिलेट करना है तो पोटेंशियल देना पड़ता है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल, क्लियर, चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, बोलो क्या? क्यू वी, वी फॉर पोटेंशियल, विभव। क्लियर? तो इसका मतलब R बराबर 2m क्यू वी, ये V क्या है यहाँ पर? विभव। ओके, डिवाइड बाय क्यू बी। पहले बताओ ये इतने सारे फॉर्मूले आ गए, आपको सिर्फ इतने सारे फॉर्मूले क्यों पता है? देखो अभी मैं आपको काम की चीज बता रहा हूँ। पहले बताओ आपको एप्लीकेशन नंबर मतलब केस नंबर 5 समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? अब केस नंबर 5 में हमने इतना किया तो फाइनली हम ये कर सकते हैं अतः R बराबर mv अपॉन क्यू बी बराबर P अपॉन क्यू बी बराबर 2m के ई अपॉन क्यू बी बराबर 2m क्यू वी, वी फॉर पोटेंशियल डिवाइड बाय क्यू बी। पहले बताओ ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात हमें पता होना चाहिए, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है अल्फा पार्टिकल। बोलो तीनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं इनके क्यू और इनका मास, इनका चार्ज और मास देखूं, क्लियर? ओके, तो प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, न्यूट्रॉन का भी ई होता है और अल्फा पार्टिकल का 2e होता है। बोलो क्लियर? ओके, मास की बात करो, प्रोटॉन का मास mp होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से डबल होता है, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से 4 गुना होता है। क्लियर? ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों बातें पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। ओके, फाइंड आउट, ओके, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, मैंने कहा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ओके, इफ मैंने कहा, बोलो आपका, बोलो इफ बोलो पार्टिकल, ओके, एंटर, बोलो एंटर परपेंडिकुलर, मैंने कहा परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर, ओके, टू बी, बोलो विद, मैंने कहा विद कांस्टेंट, मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? ओके, मैंने कहा यदि, बोलो आपको कहा गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्या होगा यदि तीनों, मैंने कहा कण, बोलो बी में लंबवत नियत वेग से प्रवेश करे। क्लियर? प्रवेश करे। मुझे एक बात बताओ, हम कौन सा रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि मुझे क्या कांस्टेंट दिया है। अगर कांस्टेंट मोमेंटम देंगे तो इससे करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला तो इससे करेंगे, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बोला तो इससे करेंगे और कांस्टेंट पोटेंशियल बोला तो इससे करेंगे। बोलो क्लियर? हर बार आंसर अलग होगा। इस बार क्या दिया? कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा यहाँ पर R बराबर क्या होता है? mv अपॉन क्यू बी। बताओ क्या कांस्टेंट दे दिया है? ये दे दिया है। क्लियर? तो इसका मतलब, और B तो वैसे ही कांस्टेंट है, और B तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन क्यू। बोलो क्लियर? मैंने कहा R प्रोटॉन, ओके, R न्यूट्रॉन, R अल्फा पार्टिकल। बताओ मास ऑफ प्रोटॉन, ये mp लिखा, ओके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन E लिखा। न्यूट्रॉन का देखें तो प्रोटॉन का होता है डबल और चार्ज उतना ही होता है। अगर अल्फा पार्टिकल का देखें
तो मास जो होता है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है और चार्ज 2 ही होता है। बताओ ये कट हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर इसको भी काट दूं तो बताओ बचा, बोलो 2। आंसर क्या आएगा? 1:2:2। मतलब आपको पता चला ये केस नंबर जो 5 बताया है वो तो क्वेश्चन का खजाना है, बोलो क्लियर। लेकिन इन खजाने के लिए हर काम करने के लिए इतने 2 पॉइंट पता होने चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी तो मैंने आपको सारी बात ये लाने के लिए बताई है, बोलो क्लियर। मतलब केस नंबर 5 का हर क्वेश्चन करने के लिए केवल ये 2 बातें पता होनी चाहिए, बोलो क्लियर। और समझे नहीं समझे? आंसर सब में बदलेगा नहीं बदलेगा? अगर मोमेंटम कांस्टेंट दिया तो केवल और केवल क्यू पे ही डिपेंड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया तो रूट मास और क्यू पे डिपेंड करेगा, बोलो क्लियर। एक सैंपल कराया, समझ में आई मेरी बात? बोलो क्लियर। नोट करोगे जो कहानी हमारी चल रही थी उसी को मैंने आगे किया है, क्लियर। ओके ओके
सब मैंने आपको बताया, बोलो क्लियर, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन फिर मैंने रिजल्ट बताया और हमने क्वेश्चन किया। क्लियर? ओके। ओके, नेक्स्ट करो। काम की चीज ये दो है, बोलो क्लियर। ये नॉलेज क्यों होना चाहिए, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? या ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? ओके। नोट कर लिया? ओके।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह का होगा। क्लियर? ओके। अगर जरूरी 3 का 2 का ही पूछ सकते, मैं तो 3 का मैक्सिमम कराया आपको। एक सैंपल बताया, समझ में आया? अगर मोमेंटम कांस्टेंट देते तो अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो अलग होगा। क्लियर? ओके। अब अगर उसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएगा तो उसमें कैसे ऑप्शन होंगे? क्लियर? ओके। इधर देखो, मैंने कहा इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर, मैंने कहा इन बी, क्लियर, विथ मैंने कहा कांस्टेंट, ओके, वेलोसिटी। ठीक है, बोलो वेलोसिटी। मैंने कहा, बोलो फाइंड आउट, ओके, रिलेशन, मैंने कहा ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथवे। क्लियर? ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन तथा यदि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बी में नियत वेग से प्रवेश करे तो इनकी त्रिज्या का समान होगा। इस बार कैसे ऑप्शन होंगे? बोलो ए आर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आर प्रोटॉन, आर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन आर प्रोटॉन, आर इलेक्ट्रॉन लेस देन आर प्रोटॉन। ओके। और मैंने कहा नन ऑफ दीज। क्लियर? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगेन तरीका तो वही रहेगा। क्या कांस्टेंट दिया है? वेलोसिटी। सबसे पहले सोचूंगा आर बराबर वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला कौन सा होगा? यही होगा। बोलो क्लियर? ओके। बताओ मुझे ये क्या लिखा? एम वी क्यू बी। वी तो उसने क्या दे दिया है? कांस्टेंट। और बी तो ऑलरेडी क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर? तो इसका मतलब आर किस पे डिपेंड करा? एम और क्यू पर। क्लियर? अब मुझे बताओ क्यू तो दोनों का सेम होता है मैग्नीट्यूड में। अरे क्यू तो सेम ही होता है ना। आज इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन मास अलग अलग होता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। बताओ किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अरे बोलो 9.1 को क्यों देख रहे हो? 10 की पावर -31। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। बोलो क्लियर? कम नहीं, बहुत कम होता है। तो आपको आंसर मिल गया। बोलो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा, बोलो आपको मैंने कहा ओके, जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा। तो मैंने कहा मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। मास प्रोटॉन का कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27। बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है। ओके। तो आपका चार्ज तो दोनों का सेम ही है, तो इसका मतलब आर प्रोटॉन जो होगा वो आर इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ज्यादा। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? सी इज करेक्ट आंसर। पहले बताओ समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एंटर कराएगा तो ऐसे ऑप्शन होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बोलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर एंटर कराएगा तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। आपको मेरी बात समझ में? एक सोच डेवलप कर रहा हूं, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। अच्छा वर्बली सोचना, अगर मैं कांस्टेंट मोमेंटम से एंटर करा देता तो ए आंसर हो जाता, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर पी अपॉन क्यू बी। तो बी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, और क्यू तो दोनों का सेम होता है। इसका मतलब हुआ कि क्या कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला लिख करके फिर आंसर सोचना है। बोलो क्लियर? ऐसा नहीं प्रोटॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का कम होता है, अरे क्या प्रोटॉन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कम, या पल भर में केस बदल जाता है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? नोट करोगे?
ओके, बात समझ में आई? केस नंबर 5 बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि केस नंबर 5 में बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। केस 6 में आ जाए। केस 5 का टाइटल क्या था? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथवे। बोलो क्लियर? दो क्वेश्चन कराए, लेकिन मैंने सोच डेवलप कर दी कि क्या कांस्टेंट दे तो क्या यूज करना है। अल्टीमेटली सारा खेल किसका है? इसका है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? आ जाए केस 6 में। इधर देखो, मैंने लिखा यहाँ पर केस 6। केस 6 क्या है मेरा? बोलो, आपको मैंने कहा टाइम पीरियड। क्लियर? ओके, ऑफ सर्कुलर पाथवे। क्लियर? ओके, मैंने कहा आवर्तकाल। क्लियर? वर्ताकार पथ का आवर्तकाल। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है v वेलोसिटी से, परपेंडिकुलर एंटर होगा तो सर्कुलर पाथवे पे मोशन करेगा, जिसकी रेडियस r होगी। अभी हमने जाना था। अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड। तो मैंने कहा कि बोलो, एक पूरा टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कल घूमने का टाइम। और समझे? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक सर्कल घूमेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा? 2πr, और टाइम कितना लगेगा? t। और समझे? वही स्पीड होगी। बोलो क्लियर? तो अब मैंने कहा कि मुझे 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 t निकालना। t को उधर ले आओ, 2πr/v। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बताओ, अभी अभी ताजा ताजा देखा था mv/qb, और बताया था मैंने आपको। इसको यहाँ रख दो, यहाँ जैसे ही रखूंगा 2π, यहाँ पर क्या लिख दू? mv, नीचे क्या लिख दू? qb, और v से v कट हो जाएगा, तो t = 2πm/qb। कितनी बार डायरेक्ट एग्जामों में पूछा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथवे में मोशन करता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन फॉर्मूला याद नहीं करना, तरीके सीखो, क्योंकि फॉर्मूले याद कितने करोगे? बोलो, और बोलो पागल हो जाते हैं। बोलो क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। पहले बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब ऑप्शन में क्या होगा? 2πd/qm, और 4 में चेंज करके देंगे ना, तो वहां आपको तरीका पता होना चाहिए कि सर ने टाइम पीरियड निकालना कैसे सिखाया है। पहले बताओ, तरीका समझ में आया? बोलो, आपको नोट करोगे? Okay. ये सारा खेल 6 के 6 केस किसके चल रहे थे? F=qvb sin थीटा। बोलो क्लियर? ओके, उससे इतनी सारी चीजें निकलती है। बोलो क्लियर? पहले ये पूरा चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरे चैप्टर को 5 मिनट में या 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं। बोलो क्लियर? जो बड़े चैप्टर होते हैं पूरा डिटेल से पढ़ने के बाद उसको स्मार्ट काम करना आना चाहिए। क्लियर? ये पूरा खेल किसका था? QVB sin थीटा का। बोलो क्लियर? ओके, 6 के 6 केस समझ में आए? बोलो, मिनिमम कब लगेगा, मैक्सिमम कब लगेगा, सब समझ में आया?
ओके, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये तो सीख के बोलो। ओके, अब आपको मैंने कहा, एक यहां पर लिखा मैंने लॉरेंज बल। क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ओके, लॉरेंज फोर्स। क्लियर? ओके, एफ एल। अब लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स सुना है, इलेक्ट्रिक फोर्स सुना है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में एंटर हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, बोलो क्लियर, ओके, वो ऐसे फील्ड में एंटर हो रहा है, मैंने कहा ऐसे फील्ड में एंटर हो रहा है, ऐसे फील्ड में एंटर हो रहा है जहां पर ई भी हो और बी भी हो, तो नेचुरल है उसमें लगने वाला फोर्स लॉरेंज फोर्स होगा। और लॉरेंज फोर्स बोलो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो प्लस मैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्लियर? अच्छा, इधर देखो, कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है? आप कहोगे सर F बराबर क्यू ई। क्लियर? कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है? अभी अभी ताजा पढ़ाया, V क्रॉस B। बोलो क्लियर? और यही बताया कि नहीं बताया? बोलो आपको क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे क्यू ई बोलो प्लस क्यू V क्रॉस B। बोलो क्लियर? ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा क्या? बोलो क्यू ले लेता हूं कॉमन। क्लियर? लॉरेंज फोर्स क्यू कॉमन ले लेता हूं। क्लियर? ओके, तो E प्लस V क्रॉस B, ये भी लॉरेंज फोर्स ही है। अरे E क्या ले लिया? कॉमन। पहले बताओ लॉरेंज फोर्स क्या होता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में एंटर हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पर जो फोर्स टोटल लगता है उसे क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा यदि कोई ओके चार आवेशित कण, क्लियर, आवेशित कण, ओके, मैंने कहा चार्ज पार्टिकल, क्लियर, ओके, चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड, ओके, मैंने कहा क्षेत्र में बोलो प्रवेश करे, क्लियर, एंटर, ओके, प्रवेश करे जहां जहां ई एंड बी, ओके, दोनों हो। क्लियर? मेरी बात से ई एंड बी मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? लॉरेंज फोर्स। अब मेरी बात को समझना, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देता है। क्लियर? यदि एक बोलो आपका क्यू आवेशित कण, क्लियर, ई एंड बी में स्थिर है, तो लॉरेंज बल का सूत्र होगा, क्वेश्चन मेरा है, इफ क्यू चार्ज पार्टिकल स्टेबल इन E and B, okay, find out formula of Lorentz force। ऑप्शन है ए एफ एल बराबर क्यू ई, दूसरा है एफ एल बराबर क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, तीसरा है एफ एल बराबर मैंने कहा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, चौथा है एफ एल बराबर मैंने कहा क्यू ई माइनस, क्लियर, ओके, क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर?
बताओ 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 क्या होगा आंसर, बताओ। देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन आया पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई लॉरेंज फोर्स होता है ये, क्लियर। लॉरेंज फोर्स होता है क्यू ई प्लस क्यू, मैंने कहा वी क्रॉस बी, लेकिन उसने दे दिया स्टेबल। तो बताओ स्टेबल देते ही मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। अरे समझे, मैंने क्या बताया, कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर स्टेबल है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि v क्या है, जीरो, तो इस पर फिर लॉरेंज फोर्स क्या होगा, खाली क्यू ई होगा। हाँ या ना, पहले बताओ। ऐसा नहीं, मेरे तो मन में रटा हुआ है लॉरेंज फोर्स ये होता है। अरे भाई, जब कंडीशन के साथ पूछे तो उसको फॉलो करना है। अगर खाली इतना पूछे लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तब तो आपको वही बताना है जो आइडियली होता है। लेकिन कंडीशन डाल दी कि पार्टिकल इज स्टेबल इन बोथ बी एंड ई, तो बताओ स्टेबल होते ही कौन सा फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और समझे मैंने पहले क्या कहा, इलेक्ट्रिक फोर्स सीधा साधा है, मैग्नेटिक फोर्स नाटकबाज है। मैग्नेटिक फोर्स में सब देखना पड़ता है कि चार्ज पार्टिकल है, एक अनचार्ज पार्टिकल है। अनचार्ज पार्टिकल है तो भी नहीं लगेगा। बोलो मूवेबल है कि स्टेबल है, और मूवेबल है और बी के पैरेलल है तो भी नहीं लगेगा। बोलो क्लियर। इसका मतलब इससे पहले वाली क्लास में जो बातें बताई है वो भी पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है और कब नहीं लगता है। नंबर वन, चार्ज नहीं हो तो भी नहीं लगता है। नंबर टू, स्टेबल हो तो भी नहीं लगता है। नंबर थ्री, मूवेबल हो लेकिन बी के पैरेलल मूवेबल हो तब भी नहीं लगता है, क्योंकि उस समय ई और वी में, बी और वी में एंगल जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया, बोलो आपको नोट करोगे। क्या लाइन लिखी समझ में आ गया, बोलो आपको। इफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन बी एंड ई फील्ड, क्लियर, ओके, देन टोटल, देन फोर्स जो आपका उस पार्टिकल पे लगेगा वो क्या कहलाएगा, लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। आई बात समझ में, बोलो आपको क्लियर। हटा दूं, ये तो था कॉन्सेप्ट, फिर मैंने अप्लाइड कराया। अप्लाइड मतलब समझ में आया,
कि लॉरेंज फोर्स पूछा है, साथ में कुछ कंडीशन दी है, तो उसको फॉलो करना है। क्लियर? ऐसा नहीं देखते इस पे ही टूट पड़ो। बोलो क्लियर? क्या सिखाया, समझ में आया? बोलो आपको मेरी बात क्लियर?